हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं संदीप आपके सामने जो है वो फिर लेकर के एक छोटी सी वीडियो हाजिर हुआ हूँ। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके जो है क्लास 12th बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है। आपका जो है वो इस चैप्टर को मैंने जो है बहुत कम टाइम में जो है वो कवर किया है। आई होप इससे जो है वो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो जो है वो अंडरस्टैंड होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगे तो उनको भी जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर। सबसे पहले जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आपका जो है फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा। इससे पहले मैं आपका चैप्टर के बारे में बता दूं तो इस चैप्टर में हम जो है वो स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज से रिगार्डिंग जो इशू, जो कि आपका जो है आज के टाइम में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका मुद्दा बना हुआ है, बच्चे इशू बना हुआ है। इसी के साथ इसमें हम जो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आपका जो ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिजिनियस पीपल और उनके राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो है वो इंडिया ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करें या वर्ल्ड लेवल पे क्या मेजर्स अडॉप्ट हुए हैं उसके बारे में जो बात करेंगे बच्चे। सो सबसे पहले हम जो है वो इस चैप्टर में जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट इज अ नेचुरल अरेंजमेंट विच इज मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स सच एज एनर्जी, आपका टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर, गैसेस एक्सेट्रा। कि एनवायरनमेंट जो है वो नेचर के द्वारा किए गए अरेंजमेंट है, जिसको जो कि बहुत सारे कंपोनेंट को मिला करके जो है वो बनता है। जैसे आपका एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, गैसेस हो गया एक्सेट्रा। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो बच्चे बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में लोकेटेड हैं और जिससे जो है ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है, उसको जो है वो हम लोग आपका इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं। यहाँ से जो है वो आपको डेफिनेशन पूछे जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो आपके जो है आपको कोई दो डेफिनेशन जो वो पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी जो इजी डेफिनेशन है वो आपकी फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड इन आवर लाइफ ऑन द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कि वो सारी चीजें जो हमारे जो है वो लाइफ के आसपास घूमती हैं, जो हमारी लाइफ को जन्म से लेकर के डेथ तक अफेक्ट करती हैं, वो आपका जो है एनवायरनमेंट कंसीडर की जाती है। और आपका जो है अकॉर्डिंग टू एन मिश्रा की बात करें बच्चे, तो इन्होंने बोला है कि एनवायरनमेंट मीन्स दैट अ कवर विच हैज कवर्ड आवर लाइफ फ्रॉम ऑल अराउंड। इन दिस cover they include all those things which we can see and feel। ये बोल रहा है कि आपका environment का मतलब है वो सारी चीजें जो हमें चारों तरफ से कवर करती हैं, और साथ ही साथ आपका जो है जिनको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो है वो एनवायरनमेंट में कंसीडर की जाती है। चलिए, आपका जो पहला कंसेप्ट है कि आपके डिस्कस द चैलेंजेस या आपके एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उनकी तरफ जो है वो चलते हैं। आपको पता है environmental degradation has become a key political issue due to the global impact। आपका जो environmental degradation है वो मेन इशू बना हुआ है, क्योंकि इसके जो है एक कंट्री पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे, इसके जो वर्ल्ड की सब कंट्री पर इफेक्ट जो है वो पड़ रहे हैं। इसी के साथ आपके इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट ऑल द नेशन। इसमें जो है वो हम लोगों को अगर मैं बात करूं कि क्या कहाँ कहाँ जो है वो आपके इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग कौन कौन से इश्यूज हैं, तो आपको जो है वो पता होने चाहिए। जैसे आपका डिक्रीजमेंट इन एग्रीकल्चर लैंड, खेती करने वाली ज़मीन जो है वो कम हो रही है। अगर वो कम हो जाएगी तो खेती नहीं हो पाएगी, खेती नहीं होएगी तो आपका जो है फूड क्राइसिस आएंगे। दूसरा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। तीसरा डिफोरेस्टेशन हम लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं। चौथा आपको पता है कोस्टल एरिया का जो पॉल्यूशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है बच्चे। पांचवा जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो है वो एक्सेस में यूज़ किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग आपका जो है वो बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से बच्चे। उसके अलावा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेट हैं वर्ल्ड के लिए। स्मॉग,
ठीक है, आपका जो है प्रोड्यूस बाय ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो है वो बल्क में लोग आजकल जो है वो इतने ज़्यादा व्हीकल हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में बढ़ गए हैं कि उससे निकलने वाला जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ क्लीन वाटर, आपको पता है बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे वो जो है वो आपका क्लीन वाटर नहीं है, या आपके जो है वो एक डाटा में पढ़ रहा था कि 1.6 बिलियन जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके पास जो क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी है नहीं है, वो गंदा पानी पीते हैं। और इसके अलावा ग्रोइंग नॉइस पोल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब हमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी उनसे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या एनवायरमेंट पोल्यूशन से क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है इससे जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जो नेचर का बैलेंस है, क्योंकि आपको पता है भगवान ने जो चीज़ इस नेचर पे भेजी है सबका कोई ना कोई काम है और सबका इस अर्थ पर इम्पॉर्टेंट रोल है आपका जो है वो बैलेंस बनाने के लिए। अगर कोई एक भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो बैलेंस ऑफ नेचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। बैलेंस ऑफ नेचर डिस्टर्ब हो रहा है इससे। दूसरा, ह्यूमन पर आपका फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सारी तरफ से जो है वो इसको इन ह्यूमन बीइंग को ये डिग्रेड कर रहे हैं या आपका जो है इम्पैक्ट आ रहे हैं। तीसरा है आपका जो है वो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे। जब ह्यूमन बीइंग पर पड़ रहा है तो नेचुरल सी बात है बाकी इंसेक्ट, बाकी जो चीज़ें हैं उन पर भी, जो लिविंग बीइंग है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वेजिटेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेदर साइकिल हमारा चेंज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी चेंज हो रही है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज हो रही है, आपका जो है वो बहुत सारी इनक्योरेबल डिजीज जो है वो पैदा हो रही है, जो अभी जो है वो आपका जिनका इलाज ही नहीं मिल पा रहा है या जो ठीक ही नहीं हो पा रही है। इसी के साथ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ जो है वो नेचर से बहुत दूर जा चुकी है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल साइंस में जो है एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या हमने जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं क्या वो कैपेबल नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, या हम लोग जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करे जा रहे हैं, या हम लोग जो है इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में जो क्वेश्चन मार्क कंसीडर किया जा रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं राइज ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स की। आपका जो है वो एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स का राइज कहाँ से हुआ, कहाँ से जो है वो एनवायरमेंट से रिगार्डिंग इशू डिस्कस होने शुरू हुए हमारी पॉलिटिक्स में। सबसे पहले बच्चे आपका जो है एनवायरमेंट से रिगार्डिंग या जो आपकी बेसिकली बात शुरू हुई है वो 1972 में क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आती है और उसमें वार्न किया जाता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के करके जो हम रिसोर्सेज का डिप्लेशन कर रहे हैं उससे होने वाले नुकसानों के बारे में इसमें जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया बच्चे। उसके बाद 1987 में ब्रदरटन लैंड रिपोर्ट जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस होती है और उसमें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो एमर्ज होता है। आपका जो है लिटिल बिट बात करी जाती है बच्चे, ठीक है, इसको अडॉप्ट तो नहीं किया जाता है पर आइडिया जो है वो एमर्ज हो जाता है 1987 में ब्रदरटन लैंड रिपोर्ट में बच्चे। फिर 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट है रियो डी जनेरियो ब्राजील में जो है वो हेल्ड होती है बच्चे, जिसमें जो है वो आपके काफ़ी कंट्रीज के हेड जो है वो आपका बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। और इस आपकी जो है अर्थ समिट के थ्रू एनवायरमेंट जो कि आपका ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कशन बहुत खुल करके डिस्कशन करी गई। और इसी में ही एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका मेंशन जो है वो किया गया बच्चे। इसी के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एमर्ज होने लगे बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ड्यू टू द डिफरिंग एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज। आपको पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ कंट्री जो है वो आपकी पुअर गरीब कंट्रीज हैं या आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहीं जो आपकी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं या रिच कंट्रीज को कंसीडर किया जाता है बच्चे।
नाउ हम लोग जो है वो बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम है तो इनके लिए वर्ल्ड लेवल पे क्या जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 1972 में बच्चे। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन एक कंट्री है बच्चे। वहां पर 5 जून टू 16 जून 1972 तक जो है ये आपकी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। इसके अंदर जो है वो एक ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन एंड एनवायरनमेंट डिक्लेरेशन जो है वो आपकी पास हुई, जिसके थ्रू कुछ रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किए गए। सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो आपका 5 जून को जो हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 5 जून सेलिब्रेट किया जाता है उसका डिसीजन कौन सी कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि स्वीडन में 5 जून से 16 जून 1972 तक चली थी बच्चे। इसी के साथ इन्होंने जो है वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी, लैंड डिग्रेडेशन, इन सब मैटर्स पर भी बात करी थी बच्चे। और साथ ही साथ हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के बारे में के लिए बचाने के बारे में भी बात करी गई थी। साथ ही साथ इसमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर बात करी गई थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो है वो बेसिकली एजुकेटेड करना है लोगों को, ताकि वो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन ना कर सके बच्चे। उसके बाद है वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। स्पेसिफाइड ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए डिप्लीशन से रिगार्डिंग थी बच्चे, कि कैसे जो है वो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में लगी हुई हैं। तो इस करके जो इस रिगार्डिंग ये जो है कन्वेंशन 1985 में हुई थी बच्चे। ये जो कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज करी गई थी यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 मार्च 1985 को बच्चे। और ये जो आपका इसमें जो डिसीजन लिए गए थे उनको जो इनेक्ट करा गया था वो 2 सितंबर 1988 को जो है इनेक्ट करा गया था। इसमें जो है वो मेनली ओजोन लेयर की कंजर्वेशन से रिगार्डिंग जो है वो बात करी गई थी कि हमें जो है ओजोन लेयर को कंजर्व करना। उसके बाद है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है। ये जो है सितंबर 1987 में जो है वो हेल्ड हुआ था, जिसमें भी जो है आपका डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करी गई थी। इसमें जो है वो आपके वो फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट जो है वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन फैक्टर्स को यूज नहीं करना है, उन कंपोनेंट को यूज नहीं करना है, इस रिगार्डिंग जो है वो बात करी गई थी बच्चे। नेक्स्ट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ये फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये यूएन की कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डेवलपमेंट से रिगार्डिंग बच्चे, ठीक है, जो कि आपका 3 टू 14 जून 1992 को जो है वो आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है वहां पर होल्ड की गई थी, जिसमें से 170 स्टेट के जो आपके डेलीगेट्स थे, हेड थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ हजारों की संख्या में एनजीओज और एजेंसीज ने बेसिकली जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करा था। इसमें जो है वो बेसिकली डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग इश्यूज थे उनके साथ उनके बारे में बात करेगी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेगी, डिफोरेस्टेशन के बारे में बात करेगी, उनको कैसे प्रिजर्व करना है। साथ ही साथ एजेंडा 21 जो है वो आपका पास किया गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में। और साथ ही साथ इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जो है वो मेंशन करेंगे, और इसने मेनली आपका फोकस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग 1997 है। डे टू डे जब इंक्रीजमेंट हो रहा है टेम्परेचर में अर्थ में, जो है वो आपका सीरियस मैटर जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसको जो है पॉलिटिकली डिस्कस किया गया बच्चे। आपका जो है इसकी आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई। क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन हुआ, जिसके द्वारा बच्चे क्योटो जापान का एक शहर है वहां पर दिसंबर 1997 में। इसमें जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, ठीक है, उसके बारे में बात जो है वो करी गई थी। इसी के साथ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन 2002, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने से रिगार्डिंग आपकी जो है 2002 में एक जो है वो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको सेकंड अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 65,000 के करीब डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट जो है वो आपका किया था बच्चे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये जो है वो आपके कुछ एक मेजर है जो वर्ल्ड लेवल पे अडॉप्ट किए गए। अब जो है वो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करे हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो आपका रखता है बच्चे। इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करे हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन करा है 2002 में बच्चे। इंडिया ने बेसिकली जो है वो आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है उनके एग्जामिशन के लिए बात करी है। साथ ही साथ जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन के लिए डिनाई करा है उन्होंने, जो वो काम करना इंडिया ने शुरू कर दिया है। इन G8 कंट्री जो हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग हेल्ड हुई जून 2005 में इंडिया में, जहां पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट किया जो पर कैप्टा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसके रिगार्डिंग, और बोला गया कि आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कम से कम जो है एमिशन करें। ठीक है, आपका जो है डेवलपिंग कंट्री को थोड़ी सी इसमें भी जो है वो रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो अभी डेवलपिंग है, उन्होंने अभी अपनी जो है डेवलपमेंट करनी है बच्चे। साथ ही साथ आपका जो है दोस्तों ग्लोबल कॉमन की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है वो पहले बता दिया कि वो सारे रिसोर्सेज जो आपके जो है वर्ल्ड की कोई भी कंट्री जो है यूज़ कर सकती है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके जो है वो कुछ ट्रीटी साइन करेंगी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको आता है कि डिस्कस द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड टू कंजर्व द ग्लोबल कॉमन, तो आपको जो है ये तीन चार पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। सबसे पहला जो है इसका वो है आपका 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है, ये अंटार्कटिका से रिगार्डिंग जो है वो आपकी इसमें अंटार्कटिका की प्रोटेक्शन और उसके यूज़ के रिगार्डिंग जो है वो बात करी गई है। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर और स्पेस आउटर स्पेस से रिगार्डिंग बात करी गई है। और अंटार्कटिक 1991 अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल बच्चे, इसके बारे में जो है बेसिकली इन ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो करी गई है। उसी के साथ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बाय रिच नेशन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन कॉमन मैनेजमेंट। बेसिकली क्या हुआ कि अब आपको पता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन ग्लोबल कॉमन्स का ज़्यादा यूज़ करती हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कम यूज़ करती हैं। तो इस करके जो है वो आपके रिच नेशंस में या आपके जो है वो बहुत सारे देशों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो आपका चल रहा है, जिस करके आपके जो कॉमन रिसोर्सेज है इनका मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए अब जो है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कंट्री जो है वो आपस में लड़े ना, कंट्री जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इस करके उन्होंने जो एक कंसेप्ट लेकर के आए कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये रिसोर्सेज कॉमन तो हैं पर इसकी इनको जो प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कंट्री की अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके इन ग्लोबल कॉमन को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि उन्होंने जो है वो ज़्यादा इनको डिप्लीट करा है जब वो अपनी डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे थे, और आज भी जो है वो उनका ज़्यादा ही यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई जो आपकी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये बोलती हैं कि जो आपके बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करने की बच्चे। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज कॉज्ड मोर एनवायरमेंटल डैमेज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मस्ट बी अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम एज कि ये बोल रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी या इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कंट्रीज कर रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को डैमेज करा है, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी जो है वो इन कॉमन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, इनको जो है वो बेसिकली आपका जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बियर करते हैं इनको जो वो बचाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सेप्टेड इन रियो डी डिक्लेरेशन 1992 एंड यूएनएफसीसी। ठीक है, आपका जो है वो 1992 ये जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको 1992 में जो है रियो डी जनेरियो डिक्लेरेशन में जो है वो आपका एक्सेप्ट किया गया था। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपका जो है वो बेसिकली
एक जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 1992 में, और इसके थ्रू भी डिक्लेयर किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, आपके जो है बेसिकली जो है इन कॉमन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन रिसोर्सेज को या एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, जिसमें जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से रिगार्डिंग जो है वो बात करी गई है। तो ये बोलते हैं कि टारगेट ओनली टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया एंड चाइना वर एक्सम्प्टेड। इस क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको टारगेट दिया गया कि आप इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना जो है लगाया जाएगा। बट वहीं जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया एंड चाइना जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चे, उनको जो है वो थोड़ी सी एग्जम्पशन दी गई है बच्चे। सो आपको आई होप जो है ये पता लग गया होगा कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। आपके जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, रिवर एंड पास्चर्स आर ऑफन मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। उसके साथ ही साथ स्केर्ड ग्रोव्स इन इंडिया ट्रेडिशनल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज, और ग्लोबल प्रेशर लाइक प्राइवेटाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रेटन दीज कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज जो आपके जो है वो सब लोगों के द्वारा किसी भी कंट्री में यूज किया जाता है, किसी लोकल कम्युनिटीज के द्वारा मैनेज करके उनको जो है वो यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो किसी कम्युनिटी के द्वारा मैनेज करके पूरे गांव के या पूरे एरिया के लोग उनको यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, जैसे आपकी रिवर होगी, पास्चर्स हो गए जहाँ पर पशुओं को हम लोग चराते हैं, सो वो जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आते हैं बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए स्केर्ड ग्रॉप्स इन इंडिया ट्रेडिशनल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज। बेसिकली जो है आपके पुराने टाइम में जो कुछ जैसे जानवर हो गए, जैसे गाय को स्केर्ड मान लिया गया, ठीक है, आपका पीपल का पेड़ जो है हम लोग उसकी पूजा करते हैं, आम के पेड़ की पूजा, तो उन पेड़ों को काटते नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वो आपका जो स्केर्डिज्म का बेसिकली जो प्रिंसिपल है, या आपका किसी भी चीज़ को स्केर्ड मानना और उसकी पूजा करना, तो उसको वो लोग जो है नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो ये पुराने टाइम से चल रहा है, तो ये एग्जाम्पल है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज का बच्चे। उसी के साथ ग्लोबल प्रेशर के चलते, आपके प्राइवेटाइजेशन के चलते, पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते, ये जो कॉमन रिसोर्सेज हैं इनको जो है धीरे धीरे थ्रेट जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इशू, विच आई ऑलरेडी डिस्कस बट अगेन लिटिल बिट बच्चे। इंडिया साइंस क्योटो प्रोटोकॉल 2002, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो है ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस के बारे में जो इंडिया ने भी बात करी, उस पर एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2006, जिसमें जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको बचाने से रिगार्डिंग, उसकी डिग्रेडेशन को रोकने से रिगार्डिंग जो है वो बात करी गई थी, तो इंडिया ने वो भी साइन किया है। इसके अलावा इंडिया जो है वो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो है वो बेसिकली वो आपका इस बात पर भी स्ट्रेस देता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा पैसा और टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करे ताकि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट करे ताकि इन्वायरमेंट को रिवाइव किया जा सके, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करे। उसी के साथ इंडिया लॉन्च्ड पॉलिसीज लाइक नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में आपका जो है वो जो बेसिकली सीएनजी व्हीकल्स हैं, या आपका जो है वो ई व्हीकल्स जैसी पॉलिसीज़ हैं, उसको जो है वो ज़्यादा प्रमोशन दे रही है। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू इंडिया जो है वो एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर फोकस कर रही है, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस जो वो कर रही है ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। साथ ही साथ नेशनल बायोडीजल मिशन भी जो है इंडिया ने लॉन्च करा हुआ है। सो दीज आर सम इंडिया स्टैंड्स ऑन ग्लोबल बेसिकली एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट की। तो इंडिया में बेसिकली नॉट ओनली इंडिया बल्कि अदर कंट्रीज, सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भी जो है वो मूवमेंट चले थे, बट इंडिया में हम लोग जो है कुछ मूवमेंट देखते हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म ऑफन अराइज फ्रॉम ग्रास रूट, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए एक्टिविज्म जो है वो बेसिकली, या एक्टिवनेस
ना केवल सरकार में रहनी चाहिए बल्कि ये हर पर्सन में जो है वो डेवलप की जानी चाहिए। जब आपका जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक गांव के एक लोकल छोटी सी छोटी जो यूनिट है हमारी गवर्नमेंट की या हमारे जो लोग हैं उनको अवेयर कर दिया जाएगा, वो जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिगार्डिंग जो हम बात करने शुरू कर देंगे, सो ऑटोमेटिकली और डेफिनेट सी बात है कि आपका जो है ये जो एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट भी चले हैं जिसमें से फॉरेस्ट मूवमेंट है, जिसमें सबसे बड़ा जो मूवमेंट बोला जाता है वो चिपको मूवमेंट है इंडिया में, जो कि आपका उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चला था। उसी तरह से एंटी डैम मूवमेंट है, क्योंकि आपको पता है एक डैम बनने से बहुत सारी जो डिस्प्लेसमेंट आपके नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ खत्म होती है, तो आपका एंटी डैम मूवमेंट भी जो है वो देखने को मिले थे। साथ ही साथ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, डैम के खिलाफ भी चला था बच्चे। उसी के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है वो इंडिया ने पब्लिश करा था, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने पास करा था। साथ ही साथ 1972 में जो है वो आपका ये पास हुआ था और आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाला गया था कि हम लोग जो है वो अपनी किसी भी रिवर लेक फॉरेस्ट को डिग्रेड जो है वो नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते, उसे बचाना है हमें। साथ ही साथ सदर्न कंट्रीज में भी जो है बेसिकली इस तरह के मूवमेंट चले, जिसमें से लोग जो आपके फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं तो वो भी जो है वो आपका कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। खासकर जो नॉर्थ कंट्रीज हैं, नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उनमें जो है ये बेसिकली जो है वो कैंपेन चले हुए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से। नेक्स्ट है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ये नया कंसेप्ट है। Resource geopolitics is the study of how nations compete for and control vital resources like oil, water and mineral. रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब है रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को कैसे अचीव किया जाए या ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे किए जाएं। जो आपके कंट्रीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है उसको बोलते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, जिसमें मेनली जो रिसोर्सेज हैं वो आपका ऑयल, वाटर और मिनरल रिसोर्सेज से रिगार्डिंग है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो रिसोर्सेज जो आपका, अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन की, तो उस टाइम दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपकी जो है वो लार्ज नंबर में इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट किया गया था। और साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है वो ऑयल और मिनरल्स जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं के लिए जो है यहाँ पर ये आपके जो है वर्ल्ड वॉर लड़े गए थे एज प्रोबेबली, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम भी रिसोर्सेज को लेकर के ही जो है वो इशू था। आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने जब किया तो आपका उसने भी जो है रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज को लेकर के ही फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो देखने को मिले थे बच्चे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आपकी जो इंडस्ट्रियल पावर थी वो तब भी जो है वो अपने रिसोर्सेज के फ्लो को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के थ्रू, अलाइंसेस के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्वायरेंस और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने फेवर में कर रही थी, ताकि ईजिली जो है वो आपका वो रिसोर्सेज को मेंटेन कर सके, रिसोर्सेज को अपने पास जो कंटेन कर सके बच्चे। इसी के साथ आपका जो है ऑयल स्पेशली फ्रॉम वेस्ट एशिया विच होल्ड 64% ऑफ ग्लोबल रिजर्व हैज बीन सेंट्रल टू वॉर। आपको पता है जो ऑयल है वो जो है वो वेस्ट एशिया, ठीक है, जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी के पास के जो कंट्रीज हैं ईरान, इराक, कुवैत वगैरह, वहाँ सऊदी अरेबिया वगैरह, वहाँ पर जो है वर्ल्ड का 64% ऑयल रिजर्व है बच्चे। और यही जगह जो है वो सेंटर ऑफ वॉर भी रहती है, ठीक है, हर बार जब वॉर होता है तो ये सेंटर आपका जो है प्ले करती है बच्चे। इंटरवेंशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पर आपका जो है वो इंटरवीन करती रहती हैं, आपका जो इंटरफेयर करती रहती हैं, और पॉलिटिक्स अपने पॉलिटिकल बेसिकली प्रेशर से इनको जो है वो इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। साथ ही साथ जो यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है वो हमने जो 1954 के बाद जो है वो इराक में भी देखी थी बच्चे, और उसके अलावा जो है 2002 के टाइम में फिर से देखी थी। वाटर स्कैरिसिटी इज अनदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा जो है वाटर भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया कॉन्फ्लिक्ट का बच्चे,
ठीक है। इसके करके जो है डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो रहे हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेट्स में बच्चे, सच एज ओवर टू जॉर्डन, यारमुक और आपका एफ्रेटस रिवर इन मिडल ईस्ट। ये जो रिवर्स हैं जॉर्डन, यारमुक और एफ्रेटस रिवर, इनके पानी को लेकर के लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कंट्रीज में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। सो आपका ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है। अपने ध्यान रखना कॉन्सेप्ट यहाँ से है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने आप में कंज्यूम करना या अपने पास जो इकट्ठा करना, और उन रिसोर्सेज को आपका कंट्रोल करने के लिए जो कंपटीशन है उसको रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। और इवन दो वॉर, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी रिसोर्सेज को लेकर के ही हेल्ड हुए हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा द इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इंडिजिनियस पीपल्स होते कौन है। इंडिजिनियस पीपल बच्चे किसी भी कंट्री के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका अपना अलग से कल्चर होता है, अपनी अलग से आइडेंटिटी होती है। और अगर मैं बात करूं आज के मॉडर्न स्टेट में, उनको जो है वो आपका मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, मतलब उनको जो है वो आपका एक्सक्लूड, खत्म करने की कोशिश पर ला दिया है, हाशिए पर जो ला दिया है बच्चे। ये जो आपके इंडिजीनियस पीपल हैं ये सारे मैक्सिमम सारे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियाना, ठीक है। इंडिया में इनको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है नाम देते हैं, जिनकी जो है वो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अप टू 8% जो है वो रहते हैं देखने को मिलती है बच्चे। Key concerns include loss of land, threatening economic survival and cultural identity, along with struggle for political autonomy and preservation of tradition. Basically, ये लोग अब जो है वो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि इनको डेवलपमेंट ने, ग्लोबलाइजेशन ने, इनको जो है वो सरकार की पॉलिसीज ने आपका जो है बेसिकली इनके कल्चर को, सोशल आइडेंटिटी को, ठीक है, इनके सर्वाइवल के लिए जो इकोनॉमिक इनके फंक्शन थे, जैसे जंगल से ही वो जो जड़ी बूटियां और बाकी सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो अपना सर्वाइव करते थे, उन सब के सरकार ने जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या आपका जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से जो एक्ट ला करके बैन लगा दिया, तो इस करके उनकी जो लाइफ है, उनका जो सर्वाइव करना है वो मुश्किल हो गया बच्चे। साथ ही साथ इन लोगों को ना तो आपकी पॉलिटिक्स में कोई अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो उसकी डिमांड भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है उनको प्रिजर्व जो है वो किया जा सके बच्चे। उसी के साथ कॉमन डिमांड फोकस ऑन इक्वल रिकॉग्निशन, साथ ही साथ ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को भी इक्वल रिकॉग्नाइज, इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बाकी कंट्रीज के, बाकी कम्युनिटी की तरह बच्चे। एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड एंड हेरिटेज, और जो हमारे पूर्वजों की लैंड है, पूर्वजों की हेरिटेज है, विरासत है, पूर्वजों की जो बेसिकली काम है, तो उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए बच्चे। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर इनको जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी किया गया। आपके जो है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी जो है कुछ लोग जो हैं वो आपके दूसरी जगहों पर बसाए गए, जिसमें से डैम बनाए गए जब माइनिंग हुई, ठीक है, आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के थ्रू, या इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज जो पीपल हैं उनको इंडिजिनियस पीपल में रखा गया। Globally, basically solidarity has grown through initiative like the World Council of Indigenous People. अब वर्ल्ड लेवल पे जब इनकी डिमांड आई, डिमांड्स आने लगी, तो इन्होंने जो है इनको जो है बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे कुछ ना कुछ इनको बचाने के लिए इनिशिएटिव जो लिए गए, जिसमें से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल 1975 एस्टैब्लिश करी गई। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ लिंक टू एंटी ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल कैंपेन, इसके साथ इनको जो है वो इन्होंने मूवमेंट वगैरह भी लॉन्च करे जो कि एंटी आपके ग्लोबलाइजेशन थे, एनवायरमेंटल कैंपेन थे, ये सारे इस तरह के मूवमेंट भी जो है वो आपके देखने को मिले, ठीक है। सो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। आई होप आपको जो है इससे बहुत सारे कंसेप्ट की जो है क्लैरिटी हुई होगी। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।